नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। मैं हूं विप्लेश माथुर और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। घर में रखी 7 चीजें बरसाएंगी दौलत, घर में रखी 7 चीजें बढ़ाएंगी शोहरत, घर में रखी 7 चीजें कराएंगी बरकत, घर में रखी 7 चीजें बदलेंगी किस्मत। जानिए गुड लक बढ़ाने वाली 7 चीजें सिर्फ कालचक्र में। जी हाँ, जीवन में हर कोई चाहता है कि तरक्की और खुशहाली हमेशा बनी रहे। कौन नहीं चाहता कि आने वाले दिनों में वो सफलता की सीढ़ियां चढ़ता जाए, जीवन में आगे बढ़े और सफलता हासिल करे। और इसी चाहत को पूरा करेंगी आज 7 चीजें जिन्हें आपको अपने घर की एक खास दिशा में रखना है और लगाना है। वो कौन सी 7 चीजें हैं जो आपको पैसा, प्यार, पावर, प्रॉपर्टी और हर तरह की सफलता दिला सकती हैं। यही आज कालचक्र में पंडित जी आपको बताने वाले हैं। और इसके अलावा अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है 012066524415। तो चलिए आज की अपनी खास चर्चा की शुरुआत करते हुए, आज आप जानते हैं कालचक्र में हम 7 चीजों के बारे में बात करने वाले हैं जिन्हें घर में रखने से आपकी किस्मत बदल सकती है। तो चलिए चर्चा को शुरू करें और सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जिसे घर में रखने से मां लक्ष्मी की कृपा मिलती है, सुख संपन्नता आती है और घर में मांगलिक कार्य पूरे होते हैं। आइए जान लेते हैं। तो पहली वो चीज पंडित जी जो घर में सुख संपन्नता लाए, घर में खुशहाली रहे और तरक्की रहे। देखो विपनेश, ऐसा है कि आपने भी देखा होगा, सबने देखा होगा जी, कि चाहे छोटी से जो छोटी सत्यनारायण भगवान की पूजा हो और चाहे बड़ा से बड़ा यज्ञ हो, ठीक है, और चाहे गृह प्रवेश हो, एक कलश में जल लेकर के सबसे पहले उसका ही काम किया जाता है। जी बिल्कुल। अगर कोई गृह प्रवेश करता है तो उस घर की जो महिला स्वामिनी, गृह स्वामिनी होती है, वो एक हाथ में जल से भरा हुआ कलश और एक हाथ में कलश में भरा हुआ चावल, ये 2 चीजें लेकर के घर में प्रवेश करती है। ठीक है। तो जो कलश में जल भरा हुआ है, ये कलश का जल हर प्रकार के दुख दरिद्रता को दूर करने वाला और नकारात्मक शक्तियों को सोखने वाला होता है। इसी तरह से जब कहीं किसी बड़े यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता है, शतचंडी, सहस्त्रचंडी, लक्षचंडी, या मतलब कि रुद्राभिषेक, अतिरुद्राभिषेक, या रामायण का भागवत कथा, या रामायण का नवान्न पारायण, या 7 दिनों की कथा, या भागवत की कथा जहां भी होती है, वहां पहले कलश यात्रा का आयोजन किया जाता है और सुहागिन और कुमारी महिलाएं कलश लेकर के और उस गांव की या उस नगर की परिक्रमा करती हैं और फिर यज्ञ स्थल पर ले आकर के उस कलश को स्थापित करती हैं। बिल्कुल। कलश की, हाँ, उस कलश की स्थापना से ही मान लिया जाता है कि सब प्रकार के विघ्नों का निवारण हो गया है। जी। पहले कलश यात्रा का हमारे समझ से जो प्रावधान रहा होगा हमारे ऋषि मुनियों के मन में, वो मेरी समझ से ये रहा होगा कि पहले सरपत एक प्रकार की घास है जिससे आज मंडप बनाया जाता है। जी। आपने प्रयाग में भी मंडप देखा होगा, नहीं प्रत्यक्ष देखा होगा, टीवी में देखा होगा। जो मंडप बनाए जाते हैं एक प्रकार का, मतलब कि सरपत घास की तरह ही होता है, उससे बनाया जाता है। जी। और चूंकि यज्ञ मंडप के बीच में ही हवन कुंड होता है, तो हवन कुंड से आग उड़ करके और वहां तक पहुंच सकती है और आग लग सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। और जब आग लग जाएगी तो तत्काल फायर ब्रिगेड की व्यवस्था नहीं थी प्राचीन काल में। तो अगर 108 घड़ों में जल भर करके रखा हुआ है तो उन जल के घड़ों से उस आग को तत्काल काबू में किया जा सकता है। जी। तो पहले की मानसिकता ये थी, लेकिन अभी भी वो परंपरागत उसी तरह से चल रही है। तो कलश का स्थापना नवरात्र में भी लोग 9 दिन के लिए कलश स्थापित करते हैं। तो अगर आपके घर में भी लगता है कि सुख संपन्नता में कमी आ रही है, तो घर की उत्तर पूर्व दिशा में, जिसको ईशान कोण कहते हैं, जहां आपका पूजा स्थान होना चाहिए,
वहां आपको एक कलश रखना चाहिए। घर में कलश रखने से अन्न धन की कमी दूर होती है। मां अन्नपूर्णा की कृपा सदैव उस घर पर बनी रहती है। घर में रखा हुआ कलश बीमारियों को भी दूर करता है। घर में मांगलिक कार्य यदि रुक गए हैं तो भी घर की उत्तर पूर्व दिशा में कलश रख सकते हैं। अब अगर आपकी सामर्थ्य है तो आपको चाहिए कि आप चांदी के एक लोटे पर खूब बढ़िया केसर और चंदन से स्वास्तिक का चिन्ह बना करके और उसको जल से परिपूर्ण करके उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल करके और उसको आपको एक ढक्कन से ढक करके चांदी के और उसे अपने ईशान कोण में रखना चाहिए। और प्रायः ये जो जल है इसे आप तुलसी में डाल सकते हैं, इसे आप पीपल के पेड़ में डाल सकते हैं और फिर नया जल भर सकते हैं। अगर घर में बीमारी है और उस जल से किसी के ऊपर पानी छिड़क दिया जाए तो बीमारी में भी राहत मिलती है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर चांदी का कलश नहीं होता है तो तांबे के लोटे में भी आप कलश बना सकते हैं, उस पर भी आप स्वास्तिक का निशान बना सकते हैं। लेकिन तांबे का लोटा अगर हो तो उसको आपको हर दिन साफ करना चाहिए और तांबे की जो ओरिजिनल चमक है वो चमक हर समय कलश पर रहनी चाहिए। क्योंकि तांबा अगर थोड़े दिन तक सफा न किया जाए तो बड़ा खराब रंग का दिखने लगता है और उससे पॉजिटिव ऊर्जा की जगह निगेटिव ऊर्जा निकलने लगती है। इसलिए जितना तांबा चमकता रहेगा उतना आपका सौभाग्य चमकता रहेगा। इसलिए आलस छोड़ करके यदि तांबे का लोटा आप यूज करते हैं तो उसको हर समय चमका करके रखें, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। अच्छा, अगर तांबे का भी लोटा नहीं है तो मिट्टी का एक छोटा सा कलश ले लीजिए, उसमें आप जल भरने के बाद एक चांदी का छोटा सा सिक्का डाल दीजिए और उसे ईशान कोण में स्थापित कर दीजिए और उसे लाल कपड़े से ढक करके आप चाहें तो ईशान कोण में और चाहें तो उत्तर पश्चिम दिशा में भी रख सकते हैं। अगर घर में सुख समृद्धि नहीं है तो घर की उत्तर पूर्व दिशा में मिट्टी के कलश में पानी भर करके हमेशा रखना चाहिए और समय समय पर मिट्टी के कलश का पानी बदलते रहना चाहिए। कलश का पानी बदलने से पहले इसके बचे हुए जल को पूरे घर में छिड़कना चाहिए और बाद में बचे हुए जल को पीपल के नीचे या तुलसी के पेड़ में आप डाल दें, कोई दोष नहीं होगा। ये गारंटी के साथ आपको बता रहा हूं। तो देखिए, हमारे यहाँ तो कलश का यदि चित्र, मंगल कलश का यदि चित्र घर के दरवाजे के दोनों तरफ लगा दिया जाए, फोटो नहीं मिलती है कलश की जिसपे स्वास्तिक का चिन्ह बना होता है, अगर उसको भी दरवाजे पर लगा दिया जाए शुभ लाभ के जगह पर, तो भी घर की निगेटिव एनर्जी समाप्त होने लगती है। आंखों को बड़ा सुकून देता है कलश भाई। तो इसलिए अगर अभी तक आपने अपने घर के पूजा स्थान में कलश की स्थापना नहीं की है तो आपको चाहिए कि चाहे आप छोटा सा ही एक कलश रखें, लेकिन कलश हर समय रहना चाहिए। ये पूरे परिवार के ऊपर आने वाली आपदा को अपने अंदर समाहित कर लेता है और परिवार हर तरह से सुरक्षित रहता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो एक कलश कैसे आपकी किस्मत बदल सकता है, ये पंडित जी ने आपको बताया। ऐसे और भी कई चीजें हैं, क्योंकि अभी तो हमने पहली चीज की बात की है, अभी 6 चीजें बाकी हैं। अगर आप घर में रखते हैं या दीवार पर लगाते हैं या अपने आसपास कहीं पर भी उनको स्थापित करते हैं तो कैसे आपकी जिंदगी उन चीजों से बदलती है, यही पंडित जी आज कालचक्र में आपको बता रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। अभी हम राशिफल की शुरुआत करते हुए सबसे पहले मेष राशि की बात कर लेते हैं। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति आपकी, कामकाज, रिश्ते, सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय आपके लिए, शुभ अंक क्या है, शुभ रंग क्या है, जान लेते हैं। मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी मंगल इस समय आपके पराक्रम स्थान में 23 अंश 12 कला पर बकरी होकर के गोचर कर रहा है और आपके चतुर्थ भाव का स्वामी चंद्रमा केतु के साथ है। ऐसे में अगर देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि अगर कोई पुरानी प्रॉपर्टी में आपने निवेश किया है, कोई पुरानी प्रॉपर्टी आपने खरीदी है आज के 8 साल 10 साल पहले, तो उससे आपको लाभ मिल सकता है।
और यदि आप नौकरी करते हैं तो चूंकि आपके एकादश भाव में शनि बुध सूर्य की युति है, तो आपके सीनियर्स आपको सहयोग करेंगे। आपको चाहिए कि यदि आपके माता पिता वृद्ध हैं तो माता पिता के साथ भी आपको समय बिताना चाहिए। और टेंशन मत लीजिए, अगर आप टेंशन लेंगे तो नींद आने की समस्या हो सकती है। और यदि आप यात्रा कर रहे हैं तो सावधानी पूर्वक यात्रा करें, क्योंकि आपका शरीर भाव का स्वामी मंगल वो तृतीय भाव में है और आपके छठे भाव का स्वामी जो है वो उसकी स्थिति जो है बुध की वो मतलब एकादश भाव में है, छठे से छठा है, इसलिए चोट लगने की भी संभावना हो सकती है। अगर हो सके तो आपको आज शाम को सुंदर कांड का पाठ करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आइए अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं, घर में कौन सी चीज रखने से घर के सदस्यों की बल बुद्धि और यश कीर्ति बढ़ता है। आइए पंडित जी से जान लेते हैं। तो पंडित जी वो दूसरी चीज कौन सी बताने वाले हैं आप हमें? देखिए, सनातन धर्म में सभी सनातन धर्मियों को, या दूसरे रूप में कहूं सभी हिंदुओं को, एक चीज अनिवार्य किया गया है धर्म में, वो सूर्य की उपासना सबके लिए अनिवार्य है। बाल वृद्ध युवा स्त्री पुरुष सबके लिए अनिवार्य है। ये एक ऐसी पूजा है जो हर सनातनी के लिए आवश्यक है। कैसे? सुबह सोकर उठिए, नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के पहला काम आपको अगर कुछ करना है तो वो है सूर्य को अर्घ देना, सूर्य को जल देना। क्यों भाई? इसलिए कि सूर्य आत्मा का कारक होता है। मैं बार बार कहता हूं, जिन लोगों की कुंडली में अकेला सूर्य ग्रह तुला राशि के 10 डिग्री पर हो जाए, 9 से 10 डिग्री के बीच में हो जाए, वो कुबेर का भी बेटा होगा तो भीख मांग के मरेगा। इतना सूर्य का अशुभ प्रभाव भी होता है। और यदि सूर्य मेष राशि के 9 से 10 डिग्री के बीच में है तो वो दरिद्र के घर में भी जन्मा होगा, तो वो महाराजा धीराज राजा की तरह जीवन व्यतीत करेगा। ये बात एकदम आजमाई हुई पक्की कह रहा हूं, ये छाती की बात है। तो अगर आपके कुंडली में सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है तो भी, और अच्छी है तो भी, आपको नित्य प्रातः सूर्य को जल देना चाहिए। और आप कोई पूजा पाठ कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, आपके पास पूजा पाठ का समय है, नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन आप अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए सूर्य की किरणें जब आपके ऊपर पड़ेंगी तो आपकी विटामिन डी की मात्रा संतुलित रहेगी और आप बीमार नहीं पड़ेंगे, आपका आत्मबल कमजोर नहीं होगा। ये बात पक्की मान लीजिए, मेडिकल साइंस भी यही कहता है। तो ऐसे में सूर्य की प्रतिमा अगर आप चाहते हैं, आप भगवान की कृपा से संपन्न हैं और आपने अपने घर में ड्राइंग रूम बनाया हुआ है या आपके घर में बैठक है, हवादार कमरा है, तो आपको एक पूरब दिशा में 9 इंच का वर्गाकार तांबे का एक सूर्य बनवाना चाहिए, जिसमें सूर्य की किरणें आपको दिखाई देती हो, ऐसा वो सूर्य यंत्र बना हुआ हो और पिरामिड के आकार का हो, कछुए की पीठ जैसे होती है इस तरह का हो, और उसको आप पूरब की दीवार पे 7 फीट की ऊंचाई पर लगा दीजिए। और ध्यान रखिए कि उसको हर हफ्ते उतार करके साफ करते रहिए ताकि उसकी चमक बनी रहे और उस पे बल्ब का या लाइट का प्रकाश पड़ता रहे। मैं दावे के साथ कहता हूं, वहां जितने मिनट आप बैठेंगे सुकून की सांस लेंगे, चिंताओं से आप मुक्त हो जाएंगे, आत्मबल आपका बढ़ेगा। और यदि विद्यार्थियों के कमरे में यही सूर्य प्रतिमा लगा दी जाए
और हर समय उसकी सफाई की जाए और वो सूर्य प्रतिमा में चमक हो, तो विद्यार्थी का जो कंसंट्रेशन है, जो मानसिक एकाग्रता है, वो बहुत तीव्र हो जाती है और उसे पढ़ाई में सफलता मिलती है। तो सूर्य प्रतिमा बल और बुद्धि को बढ़ाती है। सूर्य की प्रतिमा संपर्क और यश कीर्ति को भी बढ़ाती है। तांबे से बनी सूर्य प्रतिमा को ही घर में रखना चाहिए। तांबे का सूर्य घर की पूर्व दिशा में जमीन की सतह से 7 फीट की ऊंचाई पर दीवार पर लगाना चाहिए और इसे हर समय पूरब और हल्का सा पूरब उत्तर के कोने पर, मतलब आप कंपास देखिएगा 65 डिग्री के पहले आप सूर्य प्रतिमा लगाइएगा, 65 के ऊपर मत लगाइएगा, ठीक है। तो अगर आप ये उपाय करेंगे तो सूर्य की प्रतिमा लगाने से निगेटिव ऊर्जा जो है वो अपने आप समाप्त होती है और पॉजिटिविटी का संकेत मिलने लगता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी ने दूसरी चीज भी आपको बता दी है, वो है सूर्य उपासना। ये करना सबके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि सूर्य उपासना से आप एक स्वस्थ रहेंगे, यश कीर्ति बल बुद्धि आपकी बढ़ेगी। हम तीसरी चीज की भी बात करेंगे कि जिंदगी में वो कितनी अहम है, पंडित जी बताने वाले हैं थोड़ी देर में। लेकिन अभी वृषभ राशि की हम बात कर लेते हैं, कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति आपकी, काम का रिश्ते उपाय, साथ ही आज का क्या है उपाय आपके लिए शुभ अंक शुभ रंग जान लेते हैं। देखिए, अगर आपकी वृषभ राशि है तो भले ही आपके राशि में बृहस्पति जैसा शुभ ग्रह है, लेकिन आपके व्यय भाव का स्वामी मंगल आपके धन भाव में है। इसलिए बुरा तो नहीं, लेकिन धर्म कर्म पर ही पैसा खूब खर्च होगा। और एक बात ध्यान रखिएगा कि आपके 10वें भाव में चूंकि शनि और सूर्य दोनों हैं, इसलिए ऑफिस में किसी से बेवजह अनबन हो सकती है। और खास करके कुटुंब भाव में मंगल के रहने से परिवार वालों के साथ भी मतभेद हो सकता है। तो भाई, आप अपने खान पान पर ध्यान दीजिए जिससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला मत लीजिए। आज गाय को गुड़ रोटी खिलाइए। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपका बच्चा पढ़ाई से जी चुराता है, एग्जाम में जाते ही सब कुछ भूल जाता है, तो कौन सी वो चीज है जिसे घर में जरूर रखना चाहिए? आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, ये बहुत जरूरी सवाल है। बच्चों के बोर्ड के एग्जाम भी शुरू हो चुके हैं और बाकी अदर्स जो क्लासेस हैं उनके भी एग्जाम शुरू होने जा रहे हैं। तो ये कई बच्चों के साथ अमूमन होता है, तो वो अपना कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड कर सकते हैं? देखो, सही बात तो ये है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें देख करके हमारे आंखों को सुकून मिलता है, और जब आंखों को सुकून मिलता है तो मस्तिष्क अपने आप स्वस्थ होने लगता है। जो दृश्य आपके मन को शांति प्रदान करें, उससे आपका मस्तिष्क एकाग्र होने लगता है। और आप देखिए ना, कोई भी मांगलिक कार्य सनातन धर्म में होता है, यहाँ तक कि जो लोग खाता बही बनाते हैं, सालाना हिसाब किताब करने वाली खाता बही बनाते हैं, उस पर भी सबसे पहले जाने अनजाने में, दिमाग में हो या न हो, लेकिन सबसे पहले स्वास्तिक का चिन्ह बनाते हैं, श्री गणेशाय नमः लिखते हैं, शुभ लाभ लिखते हैं, उसके बाद कुछ करना शुरू करते हैं। प्रायः घरों पर भी आपने शुभ लाभ लिखा हुआ देखा होगा, और स्वास्तिक का चिन्ह बना हुआ आपने घर के दरवाजे के दोनों तरफ देखा होगा। तो स्वास्तिक का चिन्ह एक ऐसा चिन्ह है जो साक्षात भगवान गणेश का ही स्वरूप है। ऐसा करने से हर प्रकार के विघ्नों का शमन हो जाता है और हर प्रकार के काम में सफलता मिलती है। जिन बच्चों का पढ़ाई में बहुत मन नहीं लगता है, उन बच्चों के हर पुस्तक में, हर कॉपी में, एक्सरसाइज बुक में अगर आप शुरू के पेज पर स्वास्तिक का चिन्ह बना दें तो निश्चित रूप से इससे बच्चे के ऊपर एक सकारात्मक संस्कार पड़ेगा। अगर बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता है
हर बार एग्जाम से पहले आपका बच्चा सब कुछ भूल जाता है, तो घर की पश्चिम या दक्षिण पश्चिम दिशा में स्वास्तिक का चिन्ह जरूर लगाना चाहिए। देखिए, भूलने की बीमारी या पढ़ने में भूलने की बीमारी उन बच्चों को प्राय होती है जिनका बुध ग्रह अस्त होता है, या बुध ग्रह चतुर्थ भाव में होता है, या बुध ग्रह की बृहस्पति से 6वीं 8वीं स्थिति होती है। अगर कुंडली का ऐसा योग है तो ऐसे बच्चों को चाहिए कि ऐसे बच्चों के माता पिता अपने बच्चों को स्प्राउड मूंग, बहुत छोटी सी बात है लेकिन बड़ी कमाल की बात है, स्प्राउड मूंग रोज अपने बच्चे को सुबह खाने के लिए 2 चम्मच जरूर दें। अगर 2 चम्मच स्प्राउड मूंग रोज बच्चा खाता रहेगा तो आप 4-6 महीने के अंदर ही देखिएगा कि बच्चे की मेमोरी पावर में आपको इजाफा दिखाई देगा। अंकुरित मूंग बच्चे को हर समय, न भी उसका इंटरेस्ट हो तो 1 चम्मच ही खिलाइए, लेकिन उसको खिलाइए। इससे क्या होगा, उसकी मेमोरी पावर बहुत स्ट्रांग हो जाएगी और पढ़ाई में उसका इंटरेस्ट बढ़ेगा। और लेकिन अगर आपकी उम्र 20 साल से ज्यादा है और आपको भूलने की बीमारी है तो मूंग खाने से काम नहीं चलेगा। तब तो आपको 1 पाव मूंग मंगलवार को पानी में भिगोइए और बुधवार को उसे किसी सफेद रंग की गाय को खिलाइए। ये उपाय आप 17 बुधवार करिए, इससे निश्चित रूप से आपका जीवन बदलेगा। और अगर आप गौशाला में जाकर के 1-8 घंटे समय व्यतीत करें बुधवार को, तो बहुत जल्दी इसका चमत्कार आपको दिखाई देगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिथुन राशि की बात कर लेते हैं। कैसा रहेगा आज आपका दिन, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। मिथुन राशि में इस समय मंगल की स्थिति है। मिथुन राशि का स्वामी इस समय बुध भाग्य स्थान में शनि सूर्य के साथ गोचर कर रहा है। इसका मतलब ये होता है कि अगर बुध का मंगल के साथ इत्तिसाल हो रहा है तो ज्योतिष की भाषा में कहें तो आपके आमदनी के नए स्रोत बन सकते हैं। किसी बड़ी कंपनी से आपको नौकरी का ऑफर आ सकता है। और सबसे खुशी की बात है कि पारिवारिक विवाद समाप्त होंगे, लेकिन मौसमी बीमारियों से स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। किसी की बातों में आकर या लालच में आकर के कहीं पैसे का इन्वेस्टमेंट या निवेश न करें, वरना पछताना पड़ेगा। माता पिता का आशीर्वाद लें। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। और आगे बढ़ते हैं, कर्क राशि की बात कर लेते हैं। कर्क राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा, आपका लक कितना साथ आज दे रहा है, जान लेते हैं। देखिए भाई, अगर आपकी कर्क राशि है तो आपका राशि स्वामी इस समय केतु के साथ आपके 3रे भाव में है। ये ग्रहण दोष में फंसा हुआ है आपका राशि स्वामी। अगर आप व्यवसायी हैं तो संभल कर चलिए, नहीं तो आज आपके नुकसान वाला दिन है। आज आपका कोई डिसीजन आपको बड़ा नुकसान दे सकता है, इसलिए बहुत सोच समझ करके डिसीजन आज लीजिएगा। हाँ, अगर नौकरी करते हैं तब चिंता मत करिए। ऑफिस में कुछ नई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ नई जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। और मैं आपसे एक बात और कहूँगा कि चंद्रमा और शनि का सदाष्टक योग है, इसलिए ये कहना चाहूँगा कि यदि आप पुरुष हैं तो अपनी पत्नी से, और यदि आप महिला हैं तो अपने पति से बेवजह का विवाद मत करिएगा, नहीं तो घर में बेवजह की कलह बढ़ जाएगी। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। आपको रोजाना प्राणायाम करना चाहिए और किसी से वाद विवाद नहीं करना चाहिए। आज सफ़ेद चीज़ों का दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए सुनहरा है। जय मां विंध्यवासिनी। कुछ खास सिंबल्स और स्टेटस स्टैचू को घर में खास दिशा में रखकर कामयाबी के शिखर तक पहुंचा जा सकता है, और इसीलिए पंडित सुरेश पांडे जी आपको ऐसी 7 चीजों के बारे में बता रहे हैं जिन्हें घर में रखने से आपकी किस्मत के बंद दरवाजे खुल सकते हैं।
अब तक पंडित जी ने आपको 3 चीजों के बारे में बता दिया है। चलिए अब उस चौथी चीज के बारे में पंडित जी से जानते हैं, जिसे घर में रखने से पैसों की तंगी दूर होगी, आपका बिजनेस बढ़ेगा और लंबे समय से अटका हुआ लोन आपका क्लियर हो जाएगा। बताएं पंडित जी, तो चौथी चीज क्या है वो? देखिए, अभी जो मैंने अनुभव किया वो ये कि अगर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सामान की या किसी भी पावर की चीज का अगर पावर जानना हो तो उसको हार्स पावर के रूप में ही जानते हैं। गाड़ियां जैसे हैं तो कितने एचपी की हैं, बिजली की मोटर है तो कितने हार्स पावर की है, या कार है तो कितने हार्स पावर की है। हार्स पावर में ही सारी बातें होती हैं। हार्स पावर माने घोड़े की शक्ति। तो घोड़े को कहीं न कहीं से गति का प्रतीक तो माना गया है, ये आप भी मानिए। ऐसे में जो सफेद रंग का घोड़ा होता है वो सर्वोत्तम गुणवत्ता का प्रतीक माना जाता है। इसलिए अगर आपको अपने नए या पुराने बिजनेस के लिए पैसों की जरूरत है, आपने इसके लिए बैंक से लोन लेने के लिए आवेदन भी किया है, लेकिन लोन मिलने में कुछ परेशानी हो रही है, तो सफेद घोड़ों की चांदी से बनी प्रतिमा का जोड़ा आपको घर के उत्तर पश्चिम दिशा में एक टेबल पर रखना चाहिए। छोटे छोटे सुंदर सुंदर पूंछ उठाए हुए घोड़े दौड़ते हुए मुद्रा में उत्तर पश्चिम के कोने में आप लगा लीजिए तो आनंद आ जाएगा और आपकी वित्तीय संकट से मुक्ति मिल जाएगी। उत्तर पश्चिम दिशा की सेल्फ या अलमारी में भी इस प्रतिमा को आप रख सकते हैं। घर में रखी घोड़ों की मूर्ति का मुंह दक्षिण पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। घर में दौड़ते हुए घोड़ों की प्रतिमा या तस्वीर रखने से आपके कारोबार और नौकरी में तरक्की होती है। अब जो मैंने आजमाया है जीवन में वो मैं आपको बताता हूं। आप यदि व्यवसायी हैं और आपका व्यवसाय ऐसा है कि आपके ऑफिस में आपका सिटिंग टेबल है जहां आप बैठ करके अपने व्यवसाय को संचालित करते हैं और व्यवसाय से पूर्ण रूपेण आप संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं, आप एक बढ़िया सी सीनरी जिसमें पीछे से सूरज उदय हो रहा हो और गेरुआ रंग का बैकग्राउंड हो और सफेद रंग के 7 घोड़े दौड़ रहे हों और उस पे ओम भी लिखा हो, ये वाली फोटो आप अपने सिटिंग टेबल के ठीक पीछे अपने बैठने से लगभग 3 फीट की ऊंचाई पर लगा दीजिए। ये बात अलग है, आप अगर उत्तर की तरफ मुंह करके बैठते हैं तो उसे दक्षिण की दीवार पे लगा दीजिए, पूरब की तरफ मुंह करके बैठते हैं तो पश्चिम की दीवार पे लगा दीजिए। कहीं भी आप लगाइए, लेकिन उसे अपने पीछे लगाइए और भूल करके भी बेडरूम में मत लगाइएगा, वरना जिंदगी तहस नहस हो जाएगी। आप इतना भागते रहोगे कि परिवार का सुख और व्यक्तिगत सुख खत्म हो जाएगा। इसे केवल अपने वर्किंग प्लेस में लगाना चाहिए। ये बात मेरी मान लीजिए, ये अनुभव की बात बता रहा हूं। और जिस दिन से ये आप सीनरी लगा देंगे, जिस दिन से ये पेंटिंग आप लगा देंगे, विश्वास करिए उसके बाद 1 मिनट आपका पैर रुकेगा नहीं। आप हर समय अपने लक्ष्य के लिए भागते रहेंगे और आपको सफलता भी मिलती रहेगी। ऐसा नहीं कि केवल आप भागेंगे और सफलता नहीं मिलेगी। निश्चित रूप से इसका परिणाम पड़ता है। ऑफिस को साफ सुथरा रखें। ऑफिस में बैक साइड में आपको ये करना चाहिए। और एक छोटा सा बात और, अगर हो सके तो एक बंबू प्लांट एक शीशे के जार में पानी रख करके उसमें एक छोटा सा फेंगशुई का बंबू प्लांट जो होता है उसे भी अगर आप अपने वर्किंग टेबल पर रख लें और उसका समय समय पर पानी बदलते रहें और वो सूखने न पाए,
इसका भी अगर आप ध्यान देते रहें तो आपके व्यवसाय में 4 चांद लग जाएगा और आपकी मन स्थिति ऐसी हो जाएगी कि विपरीत से विपरीत स्थिति में भी आप बहुत धैर्य के साथ डिसीजन लेंगे, जिसके कारण बड़ी से बड़ी परेशानी सहजता के साथ आकर के गुजर जाएगी। तो ये सफलता का मूल मंत्र है जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, घर का ड्राइंग रूम अमूमन एंट्री कई घरों की उसी में ही होती है, तो ये तो आपने वर्क प्लेस की बात करी, तो घर का जो ड्राइंग रूम है उसमें ठीक सोफे के पीछे की दीवार पे हम कौन सा चित्र लगा सकते हैं? देखो, अब सोफा जो होता है वो किस डायरेक्शन में लगा हुआ है। अगर सोफा दक्षिण की दीवार पे लगा हुआ है तो उसके पीछे हमें अपने मृत परिजनों का चित्र लगाना चाहिए। ठीक है। सोफा अगर उत्तर की दीवार पे लगा है तो पहली बात तो वहां लगना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर लगा है तो उस पर आपको कोई ऐसा चित्र लगाना चाहिए जो प्रकृति का आकर्षक चित्र हो, जो सुहाना चित्र हो, जिसकी तरफ मन आकर्षित होता हो, जिसे देख करके मन को शांति मिलती हो। कोई शेर, बाघ, भालू या मतलब हिंसक जानवर का चित्र नहीं लगाना चाहिए, कोई ऐसी सीनरी नहीं लगाना चाहिए। अगर पूरब दिशा में आपका सोफा लगा हुआ है तो आप पूरब दिशा में एक तांबे का खूब बड़ा सा 9 इंच का सूर्य का मतलब कि प्रतिबिंब, सूर्य की प्रतिमा, उसे लगाइए, उसका लाभ मिलेगा। और अगर पश्चिम तरफ आपका सोफा है तो पश्चिम तरफ आप सोफे के अगर आप चाहें तो खूब अच्छी सीनरी लगा सकते हैं, कोई अच्छी सीनरी लगा सकते हैं, लेकिन सोफे के पीछे दक्षिण की दीवार पर और पश्चिम की दीवार पर घड़ी नहीं लगाना चाहिए। ओके। ये बहुत नुकसानदायक है। अगर आपने घड़ी को दक्षिण की दीवार पे टांग दिया और उत्तर पश्चिम की दीवार पे टांग दिया तो आप पक्का मानिए कि आपके बुरे समय शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपका समय जो है उल्टा चलने लगेगा। हर समय घड़ी को उत्तर दिशा में या पूरब दिशा में ही लगाना चाहिए और घड़ी को कभी गेट के, इंट्रेंस गेट के, किसी गेट के ऊपर नहीं लगाना चाहिए। गेट के ऊपर कभी नहीं लगाना चाहिए घड़ी को। ये भी बात ध्यान रखने योग्य है। ये तो आपने दिशाओं के हिसाब से बताया। हाँ। चलिए ठीक है, कोई दिशा नहीं मानता है तो अमूमन अपने घर में वो क्या लगा सकता है उस दीवार पे जो मेन वॉल है आपकी ड्राइंग रूम की? देखो, मेन वॉल वही होती है जिधर गृह स्वामी बैठता है। ड्राइंग रूम में एक सोफा ऐसा भी होता है जिस पर लगभग किसी को नहीं बैठना चाहिए। डाइनिंग टेबल पर एक कुर्सी ऐसी होनी चाहिए जिस पर कोई ना बैठे। वो हेड ऑफ फैमिली की कुर्सी होती है और उस पे एक तौलिया रख करके उसको ऐसे इंगेज करना चाहिए। और अमूमन जो समझदार लोग हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं, जो समाज को जानते हैं, वो लोग ऐसी कुर्सियों पर नहीं बैठते हैं। जैसे आपके ऑफिस की आपकी कुर्सी है जी, तो आपकी कुर्सी पर किसी को जाकर नहीं बैठना चाहिए, चाहे वो भले आपसे कद में ऊंचे हों, चाहे वो भले आपसे वरिष्ठ हों, लेकिन आपकी कुर्सी है, उस कुर्सी पर नहीं बैठना चाहिए। कुछ लोग आग्रह पूर्वक अपने गुरु को, अपने मतलब कि पूजनीय लोगों को बैठाने का आग्रह करके बैठा भी देते हैं जी, और बैठ भी जाते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन अमूमन बैठने की धृष्टता नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। तो ये जरूरी बातें हैं आपके लिए और आपके जीवन से जुड़ी हुई हैं, इन पे हम आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हम सिंह राशि की बात कर लेते हैं। आज का दिन आपका कैसा रहेगा जान लेते हैं। देखिए, आपके द्वितीय भाव में चंद्रमा है, धन भाव में, और आपके एकादश भाव में मंगल की स्थिति है। मंगल सूर्य के साथ चूंकि इत्तेसाल कर रहा है, आपके राशि स्वामी के साथ इत्तेसाल कर रहा है, इसलिए अचानक धन लाभ का योग बना हुआ दिखाई दे रहा है। आपको पता नहीं होगा कहाँ से पैसा आने वाला है, लेकिन आने वाला है। आज कुछ नया काम आप शुरू कर सकते हैं। पारिवारिक समस्याओं का अनदेखा न करें, और यदि सिर दर्द है तो इससे परेशानी हो सकती है। उचित दवा लेने की कोशिश करें।
प्रॉपर्टी के लेन देन में जल्दबाजी न करें। आज जरूरतमंद बच्चों में पुस्तकें बांटें। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। अगर किसी गलतफहमी की वजह से शादीशुदा रिश्तों में कड़वाहट भर गई है या आपके बच्चों की शादी में रुकावटें आ रही हैं, तो कौन सी वो चीज है जिसे आपको बेडरूम में जरूर रखना चाहिए, बता रहे हैं पंडित जी। बताइए पंडित जी। देखिए, कई बार मैंने कार्यक्रम में बताया है कि अगर आपके पति पत्नी के बीच में सामंजस्य की कमी है या गलतफहमी है, आज गलतफहमी का सबसे बड़ा कारण तो मोबाइल है। मोबाइल में पति ने पासवर्ड लगा के रखा है, पत्नी को पता नहीं है। पत्नी ने पासवर्ड लगाया है, पति को पता नहीं है। वो उनका मोबाइल देखने के लिए तरस रहे हैं, वो उनका मोबाइल देखने के लिए तरस रहे हैं। यहीं से विघटन की नींव पड़ जा रही है। वो उनकी प्राइवेसी को देखना चाहते हैं, वो उनकी प्राइवेसी को देखना चाहते हैं। मेरा मानना है पति पत्नी के बीच में कोई पासवर्ड नहीं होना चाहिए। पति का जीवन पत्नी के सामने एकदम खुली किताब होना चाहिए। इसी तरह से पत्नी का जीवन भी पति के सामने खुली किताब होना चाहिए। क्योंकि विवाह होते हुए जब 7 वचन लिए जाते हैं तो उसमें एक वचन ये भी होता है कि तव चित्तम मम चित्ते वाचा वाच्यम न लोपयेत। हमारे तुम्हारे चित्त में जरा सा भी अंतर नहीं होगा, हमारा तुम्हारा चिंतन एक जैसा होगा। वाचा वाच्यम न लोपयेत मतलब वाणी से, मन से, वचन से, कर्म से हम किसी के लिए कोई चीज छिपाएंगे नहीं। ये अग्नि के सामने साक्षी देकर के, फेरे देकर के बात कही जाती है। फिर पासवर्ड लगाने का मतलब क्या है? चाहे आप लड़की हैं चाहे आप लड़के हैं, आप पासवर्ड क्यों लगाते हैं? हाँ, लगाइए पासवर्ड, पूरे संसार के लिए लगाइए, लेकिन आपके पति को पता हो कि आपका पासवर्ड क्या है और आपके पत्नी को पता हो कि आपका पासवर्ड क्या है। मैं इतना ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। हाँ, अगर वैवाहिक जीवन में हमेशा तनाव बना रहता है तो अपने बेडरूम में सबसे सुंदर बात तो है कि आप एक दिव्य राधा कृष्ण की प्रतिमा लगाएं, राधा कृष्ण की चित्र लगाएं, राधा कृष्ण का चित्र लगाएं, उत्तर की दीवार पे लगाएं। आप जानते हैं बेडरूम में सिर्फ राधा कृष्ण का ही चित्र लग सकता है, न शंकर जी का चित्र लग सकता है, न दुर्गा जी का चित्र लग सकता है, न विष्णु भगवान का चित्र लग सकता है, न हनुमान जी का चित्र लग सकता है। कोई चित्र नहीं लग सकता है। केवल राधा कृष्ण का चित्र आप अपने बेडरूम में लगा सकते हैं श्रद्धा पूर्वक। अगर नहीं तो आप फेंगशुई का जो लव बर्ड्स होता है, जिसमें 2 बड़ी चिड़िया 2 छोटे छोटे बच्चों को दाना चुगाती होती हैं, प्रेम कर रही होती हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रेमी परिंदे। ये फेंगशुई की दुकानों पर बड़ा सुंदर आपको मिल जाएगा। इसे आप जो है उत्तर दिशा की दीवार पे टांग सकते हैं। अगर आपके बच्चों के शादी में विलंब हो रहा है तो बच्चों के कमरे की दक्षिण पश्चिम दिशा में भी लव बर्ड रख सकते हैं। ऐसा करने से बच्चों की शादी का योग शीघ्र बनेगा और उन्हें अच्छे और योग्य जीवन साथी की तलाश पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं और कन्या राशि की बात कर लेते हैं। कैसा रहेगा आज का दिन, आपका भाग्य कितना साथ देगा, जान लेते हैं। आपके राशि में चंद्रमा केतु के साथ है, कारोबार में नुकसान उठाना पड़ सकता है। आज मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, काम में देरी बिल्कुल मत करिए, समय से सारे काम करिए। घर में मेहमानों का आगमन हो सकता है, हड्डियों के दर्द की समस्या हो सकती है। दूसरों के मामले में इंटरफियर न करें। पूरे दिन भगवान शिव के मंत्रों का जप करें। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए बैगनी है। जय मां विंध्यवासिनी। और कौन सी वो चीज है जिसे घर में रखने से हमारी हर इच्छा पूरी होती है और घर से नेगेटिव एनर्जी दूर होती है, साथ ही सभी दुख और चिंताएं भी दूर हो जाती हैं? आइए जान लेते हैं। पंडित जी बताएं। अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए घर की उत्तर पश्चिम दिशा में पीतल से बनी कामधेनु गाय की प्रतिमा रखें।
घर में कामधेनु गाय की प्रतिमा रखने से सभी दुख दरिद्रता दूर होती है। भाई, गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए घर में रखी हुई कामधेनु गाय की प्रतिमा नकारात्मक ऊर्जा को घर से दूर कर देती है। कामधेनु गाय की मूर्ति वास्तु दोष को दूर करती है और घर में उन्नति का वातावरण पैदा करती है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी है तुला राशि की। कैसा रहेगा आज का दिन? आपका भाग्य कितना साथ आपका दे रहा है, जान लेते हैं। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि शुक्र की स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है। वो छठे भाव में राहु के साथ है। अगर कोई बड़ा निवेश, कहीं बड़ा पैसा आपने आज लगाने की गलती की तो निश्चित है कि नुकसान होगा। लेकिन अगर आप कोई क्रिएटिव वर्क कर रहे हैं तो उससे आपको प्रशंसा मिलेगी। भाई बहनों से मतभेद हो सकते हैं, सावधानी बरतें। और स्किन से संबंधित कोई समस्या आपको हो सकती है। बच्चों को टीवी मोबाइल से दूर रखें। गणेश जी को लड्डू का प्रसाद चढ़ाएं। शुभ अंक आपके लिए 4 है। शुभ रंग आपके लिए नारंगी है, बैगनी है। जय मां विंध्यवासिनी। आप नौकरी पेशा हैं और आपको कार्यक्षेत्र में लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो आपको घर में कौन सी चीज रखनी चाहिए जिससे आपकी ये परेशानी जल्दी दूर हो सकती है? ये नौकरी पेशा वालों के लिए सवाल है पंडित जी। देखिए, नौकरी पेशा जातकों को बताना चाहूंगा कि अगर कार्य क्षेत्र में परेशानियां बढ़ रही हैं तो घर की पश्चिम या उत्तर पश्चिम दिशा में टेबल या शेल्फ पर मिट्टी से बनी एक हिरण की प्रतिमा आप रख सकते हैं। ऐसा करने से आपके ऑफिस में नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और आपका काम में मन लगेगा। अगर आप हिरण की प्रतिमा पा सकते हैं तो उसे आप लगा सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वृश्चिक राशि की हम बात कर लेते हैं, जानते हैं कि आज आपका दिन कैसा रहने वाला है। मंगल की स्थिति को देखते हुए यही कहा जा सकता है कि पैतृक संपत्ति मिलने का योग बना हुआ है। ऑफिस में सहयोगी आपके लिए मददगार साबित होंगे। बातचीत से रिश्तों में सुधार आएगा। ब्लड प्रेशर असंतुलित रहता है तो अपना ध्यान रखिए। जल्दबाजी में निवेश से बचिए। माँ दुर्गा की लाल फूलों से पूजा करिए। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात कर लेते हैं धनु राशि की। क्या कहता है धनु राशि का राशिफल, कैसा रहेगा आज का दिन आपका, जान लेते हैं। धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी बृहस्पति इस समय अपने भाव से छठे भाव में है और आपके व्यय भाव का स्वामी मंगल अपने भाव से 7वें भाव में है। 7वें भाव में बैठ करके आपके राशि पर दृष्टि कर रहा है, तो इसका मतलब कि शॉपिंग पर पैसा खर्च हो सकता है, जो कोई बुरी बात नहीं है। ऑफिस के काम से आप यात्रा कर सकते हैं। आज पारिवारिक चिंता कुछ बढ़ सकती है, लेकिन खुशी की बात है पुरानी बीमारी से राहत मिलेगी। किसी को भी अपशब्द ना कहें। शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। शुभ अंक आपके लिए 7 है। शुभ रंग आपके लिए गोल्डन है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब मकर राशि की बात कर लेते हैं, जानते हैं कि आज आपका भाग्य कितना मजबूत है। मकर राशि का स्वामी शनि इस समय द्वितीय भाव में कुंभ राशि में बुध और सूर्य के साथ स्थित है। आपके 9वें भाव का स्वामी बुध है, जो आपके राशि स्वामी के साथ है। इसका मतलब विदेश से पैसा आ सकता है। ऑफिस में थोड़ा वाद विवाद हो सकता है। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा, लेकिन यदि आपके पिता बुजुर्ग हैं तो उनके स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। आज पानी से संभल कर रहिए। दुर्घटना का योग है। गौरी शंकर मंदिर में जाकर दर्शन पूजन करिए। शुभ अंक आपके लिए 8 है। शुभ रंग आपके लिए चॉकलेटी है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी है कुंभ राशि की, जानते हैं आज आपका भाग्य कितना साथ देगा। कुंभ राशि में सूर्य बुध और शनि की युति है और व्यय भाव का भी स्वामी शनि है, तो ऐसे में आय और व्यय में संतुलन बना रहेगा। आज कोई नया काम मैं चाहूंगा कि आप शुरू न करें। वैवाहिक जीवन से मतभेद को दूर करें। किसी अनजाने भय से मन परेशान हो सकता है। प्रॉपर्टी में निवेश करने से बचें। कुत्ते को दूध रोटी खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी।
चलिए आगे बढ़ते हैं और मीन राशि की हम बात कर लेते हैं, जानते हैं कि आज आपका लक आपका साथ दे रहा है या नहीं। देखिए, मीन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि शुक्र और राहु की स्थिति है, इसलिए आप ऑनलाइन फ्रॉड से बचिए। लालच में आकर के किसी को अपना कुछ बताइए मत। ऑफिस में वक्त पर काम निपटाने होंगे। पारिवारिक माहौल खुशनुमा रहेगा। पूरे दिन गैस ब्लोटिंग से परेशान हो सकते हैं। आज कोई भी बड़ा फैसला आपको नहीं लेना चाहिए। बंदरों को गुड़ चना खिलाना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बारी है आज के हमारे लक्की ईमेल कुंडली विजेता की, और आज के हमारे ईमेल कुंडली विजेता हैं गाजियाबाद के रहने वाले हिमांशु और इनकी माताजी कुसुम जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है कालचक्र में। आप अपने बेटे से जुड़े हुए सवाल पंडित जी से कर सकते हैं कुसुम जी, और डिटेल पंडित जी के पास आपके बेटे की पहले से ही है। नमस्कार पंडित जी। मेरे पुत्र का नाम हिमांशु है। जन्म 29 अगस्त 1999। मेरे पास है, डेट ऑफ बर्थ है। आप यही जानना चाहती है ना कि आपका बेटा मांगलिक है कि नहीं? आप ये जानना चाहती है ना कि उसका विवाह कब होगा, उसका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका बेटा मांगलिक नहीं है। किसी अनपढ़ गवार को अगर कुंडली दिखाएंगी तो मांगलिक बता देगा, लेकिन चूंकि मंगल कर्क राशि का है, कर्क राशि का मंगल मंगली नहीं होता। दूसरी बात, बृहस्पति की पूरी दृष्टि मंगल पर है। न मंगली चंद्र भृगु द्वितीय न मंगली पश्यत यस्य जीवः। बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि मंगल पर होने से मंगल दोष समाप्त हो रहा है, इसलिए मंगली लड़की से विवाह नहीं करना है। ये बात अच्छी तरह से ध्यान रखिए। दूसरी बात, अभी आपके बेटे के विवाह का समय अप्रैल 2026 के बाद शुरू होगा। अभी आपके बेटे के विवाह में 1 साल का पूरा विलंब है। अगर जल्दबाजी में आप विवाह करेंगी तो अष्टम के बृहस्पति में विवाह करने से विवाह खराब हो जाएगा। विवाह बहुत अच्छा चल नहीं पाएगा, इसलिए विवाह में अभी 1 वर्ष का विलंब है। 8वें बृहस्पति में विवाह नहीं किया जाता है। अगर विवाह करना जल्दी चाहती हैं तो 8 मई के पहले अगर हो सकता है तो कर लेना चाहिए, लेकिन 8 मई के बाद अगले साल अप्रैल तक विवाह नहीं करना चाहिए। ये बात ध्यान रखिए। हाँ, जहाँ तक वैवाहिक जीवन का प्रश्न है तो चूंकि आपके पुत्र के पत्नी भाव का स्वामी नीच राशि में शनि बैठा हुआ है, चंद्रमा से सदाष्टक योग है, तो इनका वैवाहिक जीवन मध्यम रहेगा। कभी कभी इनके विवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। हर समय इन्हें शनि की उपासना करनी चाहिए और सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अपने स्पेशल सेगमेंट की शुरुआत करते हुए पंडित जी से जानते हैं कि इलायची के वो खास उपाय जो हमारी किस्मत बदलने की ताकत रखते हैं। आइए जान लेते हैं। इलायची बड़ी चमत्कारी है पंडित जी। कई बार तो जो लोग नवरात्रि का व्रत रखते हैं वो सिर्फ इलायची ही या लौंग मुंह में रखते हैं, तो इलायची कैसे किस्मत बदल देगी? देवी देवताओं को जो पान का बीड़ा बनाया जाता है ना, उसमें पान में लौंग और इलायची, ये 2 ही चीजें डाली जाती हैं। लवंग कलिकोज्वल बहुल नाग दल्लीवलम सजाति फल कोमलम रुचिर रत्न पात्र स्थितम। तो मतलब कि पान का बीड़ा जो बनाया जाता है उसमें इलायची अंदर डाली जाती है और लौंग की कली ऊपर से चुभोई जाती है जी, और उसे सुंदर पात्र में रख करके देवी देवताओं के सामने वो तांबूल निवेदित किया जाता है जी। हाँ, तो इलायची का तो अपने आप में महत्व है। और अगर बुध ग्रह खराब होगा आपका तो मुंह से दुर्गंध आएगी। आप बोल देंगे किसी के सामने ना तो वो भिनभिना जाएगा, इतना मुंह से स्मेल आती है, दुर्गंध आती है। और ऐसे आदमी को पायरिया की शिकायत होती है, दांतों से खून आने की शिकायत होती है, जल्दी से दांत टूट जाते हैं, जल्दी से दांत खत्म हो जाते हैं। अगर बुध आपकी कुंडली में खराब है तो भैया आपको इलायची का नित्य सेवन करना चाहिए। और 6 इलायची हरे रुमाल में लपेटकर हमेशा अपने पास रखना चाहिए।
किसी भी काम में सफलता पाना है तो एक छोटी इलायची को शिवलिंग पर चढ़ा करके और आप काम पर जाइए। वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने के लिए हर रोज एक कटोरी में इलायची को जल भरकर पूजा स्थान में रखिए। ओम क्लीम कृष्णाय नमः इस मंत्र का हर रोज एक माला जप करिए। पूजा करने के बाद घर में जल छिड़किए। सुबह शाम एक इलायची का सेवन करते रहिए, इससे आपको लाभ होगा। खास करके अगर आपको पायरिया की शिकायत है और आपके मुंह से दुर्गंध आती है, बुध ग्रह आपका खराब है, तो ये कोई बहुत शर्मिंदा होने की बात नहीं है। आप फिटकिरी को गुनगुने पानी में डाल करके घोल लीजिए और फिटकिरी के पानी से सुबह उठते ही कम से कम 4-5 बार कुल्ला करिए और उसके बाद एक इलायची मुंह में रख करके उसको चबाइए और उसका स्वाद लीजिए। उसके 10 मिनट बाद ही कुछ खाइए। ये काफ़ी हद तक आपके लिए लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी ने आपको वो 7 चमत्कारी चीजें बताई जिससे आपकी किस्मत बदल जाएगी, और साथ ही इलायची आपके लिए कितने फायदेमंद है, कितनी चमत्कारी है, पंडित जी ने आपको बताया। पंडित जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा विषय आपको बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।